मौर्य साम्राज्य की प्रकृति। मौर्य साम्राज्य प्रथम मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम व्यापक तथा भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम साम्राज्य था। चूँकि इस साम्राज्य की जानकारी के लिए तटस्थम स्रोतों की कमी है, अतः मौर्य साम्राज्य की प्रकृति एवं स्वरूप के निर्धारण में कई प्रकार के विरोधाभास उभर कर रहते हैं। इसी क्रम में अगर हम मौर्य साम्राज्य की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं तो हमें दो मुद्दे उभर कर आते हैं। प्रथमतः केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, दूसरा पुलिस राज्य बनाम को लोक कल्याणकारी राज्य। सबसे पहले हम प्रथम मुद्दे पर विचार करते हैं, अर्थात केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकृत राज्य। जैसे कि हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का स्वरूप निर्धारण इतिहास लेखन की प्रमुख समस्या रही थी। एक मत के अनुसार मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत राज्य था। रोमिला थापर ने आरंभ में इस पहलू पर अत्यधिक बल दिया। केंद्रीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए। प्रशासन के शीर्ष पर राजा था। मौर्य शासकों ने देवनाम्पी की उपाधि ग्रहण की। यह तथ्य दर्शाता है कि उन्होंने मध्यस्थों की भूमिका को सीमित करना चाहा। दूसरे, इस काल में राजकीय शक्ति का आधार न केवल धर्मशास्त्र वरन अर्थशास्त्र ही रहा। अर्थशास्त्र राजा के हाथों में अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ देता है। इसके अतिरिक्त मौर्य शासकों का राजत्व अशोक के धौली अभिलेख में अभिव्यक्त हुआ है। अशोक यह घोषित करता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। यह तथ्य दर्शाता है कि इस काल में सामान्य जनता के जीवन में राजकीय हस्तक्षेप बढ़ गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ एवं 27 अध्यक्षों का जिक्र मिलता है। इसका अर्थ है कि मौर्य प्रशासन एक व्यापक नौकरशाही पर आधारित था तथा इस काल में राज्य के दायित्व काफ़ी बढ़ गए थे। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में होता था। इस काल में 4 प्रांतों की सूचना मिलती है। इसकी राजधानी क्रमशः तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी एवं तोशाली थी। प्रांतपति कुमार अथवा आर्यपुत्र कहे जाते थे। उनके कार्यों की सराहना एवं मंत्रणा के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, परंतु इस मंत्रिपरिषद को अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त थीं। उदाहरण के लिए दिव्यावधान के अनुसार वह कुछ महत्वपूर्ण बातों की सूचना कुमार को दिए बिना सीधे राजा तक प्रेषित कर सकता था। उसी प्रकार जिलाधिकारी के रूप में हमें युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक नामक अधिकारी की सूचना प्राप्त होती है। इन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। परवर्ती काल में ऐसा देखने को मिलता है। जिला से नीचे प्रशासन एक इकाई के रूप में गांवों का एक समूह स्थापित था। इस पर गोप एवं स्थापिका नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। गोप नामक अधिकारी जनगणना से भी संबंध था। उक्त तथ्य भी केंद्रीकरण की ओर ही संकेत करता है, क्योंकि राज्य जनगणना के माध्यम से करदाता की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करता था। इसके अतिरिक्त मौर्य काल में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी राज्य की भागीदारी हुई। अशोक की धम्म नीति प्रकारांतर में केंद्रीकरण की ओर झुकाव को दर्शाती है। इस तरह हम इस मत के अनुसार मौर्य राज्य एक केंद्रीकृत राज्य था, परंतु हाल के कुछ दशकों में इस विचार को गहरी चुनौती मिली। सर्वप्रथम 1980 के दशक के आरंभ में जेराल्ड फुसमैन ने इस विचार को चुनौती दी। उनका मानना है कि मौर्य साम्राज्य पर काम करने वाले विद्वानों ने अपने अध्ययन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं बौद्ध ग्रंथों को अत्यधिक महत्व दिया, जबकि समकालीन स्रोत के रूप में मेगास्थनीज की इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरे, उनका मानना है कि केंद्रीकरण के मार्ग में बड़ी बाधाएं थीं, उन्नत यातायात एवं संचार व्यवस्था का अभाव, और अंत में उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत में जितने भी साम्राज्य हुए उनका स्वरूप अगर हम उनमें ब्रिटिश साम्राज्य तथा वर्तमान भारतीय गणराज्य की भी गणना कर लेते हैं तो या तो सामंती रहा और नहीं तो संघात्मक।
फिर रोमिला थापर ने भी मौर्य साम्राज्य के स्वरूप के संबंध में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया। 1984 में सेंटर फॉर सोशल साइंसेज कलकत्ता में दिए गए अपने व्याख्यान में उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभेदकारी राजनीतिक नियंत्रण की बात थी। 1987 में उनका यही व्याख्यान मौर्य रिविजिटेड नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को मेट्रोपॉलिटन राज्य, मुख्य क्षेत्र और दूरवर्ती क्षेत्र में विभाजित किया। उनके विचार में मेट्रोपॉलिटन राज्य का मुख्य क्षेत्र एवं दूरवर्ती क्षेत्र से अलग अलग संबंध रहे होंगे। दूरवर्ती क्षेत्रों में प्रायद्वीप भारत के क्षेत्र शामिल थे। अशोक के अभिलेख में हाथी पालने वाले का जिक्र मिलता है। इसका अर्थ है कि दूरवर्ती क्षेत्र में मौर्य शासक क्षेत्रीय सरदारों के माध्यम से नियंत्रण रखता था। चल अरे झिंगुरा गड़गा सारे मुड़े वो आए तो भाग न जाई गड़ा था उन्नीस सौ 1995 में बोनगार्ड लेविन महोदय ने भी केंद्रीकरण की अवधारणा को चुनौती दी। उनके विचार में ऊपर के स्तर पर परिषद एवं सभा जैसी संस्थाएं तथा निचले स्तर पर गण संघ कुलीन वर्ग राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाते होंगे। इस प्रकार संशोधनवादी इतिहास लेखन में पूर्ण केंद्रीकरण की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। अंततः हम कह सकते हैं कि यद्यपि राज्य का झुकाव केंद्रीकरण की ओर रहा तथा ऊपर के स्तर पर इसे बहुत हद तक बनाए रखा गया, परंतु निचले स्तर पर कुछ व्यवहारिक दबाव के कारण क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान की गई एवं विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थिति के अनुकूल प्रशासनिक संरचना का गठन किया गया होगा। विचार का एक दूसरा मुद्दा है कि मौर्य साम्राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य का उदाहरण है अथवा यह महज कानून व्यवस्था की स्थापना तक ही सीमित था। वस्तुतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेखों में एक लोक कल्याणकारी राज्य की झलक मिलती है। तथापि दोनों के दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों में अंतर है। अशोक के प्रशासन के संदर्भ में एक नवीन अवधारणा रखी तथा राज्य एवं प्रशासन को अधिकतम रूप में जनहित से जोड़ने की कोशिश की। प्रथमतः उसने राजत्व की एक अभिनव परिकल्पना प्रस्तुत की, अर्थात उसने धौली अभिलेख में यह घोषित किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आधार जो आधुनिक राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण बन गई है, अशोक की इस घोषणा में ही निहित हो गया था। दूसरे, अशोक ने लोक कल्याणकारी उद्देश्य को पूरा करना अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य घोषित किया। उदाहरण के लिए अपने दूसरे बड़े शिलालेख में अशोक ने घोषित किया कि उसने लोक कल्याणकारी कार्यों का क्रियान्वयन न केवल अपनी भूमि पर वरन अपने पड़ोसियों की भूमि पर भी किया। तीसरे, अशोक ने अपने प्रशासन की चुस्ती पर विशेष बल दिया ताकि उसकी प्रजा को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। अंततः
अंततः अपने छठे शिलालेख में अशोक यह निर्देश देता है अपने छठे शिलालेख में अशोक यह निर्देश देता है कि अधिकारी तब भी उसे मिल सकते हैं जब वह अपने व्यक्तिगत शयन कक्ष में हो। इसी प्रकार अशोक ने प्रशासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की तथा धर्म एवं नैतिकता के माध्यम से राज्य एवं जनता के बीच की दूरी कम करने की कोशिश की। धम्म महामात्र जैसे अधिकारी की चर्चा उसके 5वें शिलालेख में मिलती है। आगे यह भी सूचना मिलती है कि यद्यपि अशोक ने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया, परंतु मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिनों की मोहलत दी थी। अंत में अशोक के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई ग्रामीण जनता को न्याय दिलाने के लिए अपने शासन के 27वें वर्ष रज्जुक नामक अधिकारी को न्यायिक अधिकार भी सौंप दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक ने उस काल में भी कुछ ऐसे मानदंड स्थापित किए जो आधुनिक काल में भी अनुकरणीय हो सकते हैं। मौर्य प्रशासन इतिहास लेखन संबंधी विवाद। मौर्य प्रशासन के स्वरूप निर्धारण में एक विवाद उभर कर आया। सर्वप्रथम रोमिला थापर ने 1959 में लिखित अपनी पुस्तक अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन में मौर्य राज्य को अति केंद्रीकृत राज्य का दर्जा दिया तथा इस अति केंद्रीकरण को मौर्य साम्राज्य के पतन से भी जोड़ने का प्रयास किया था। इस प्रकार मौर्य काल को प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा काल माना गया जो प्रशासनिक केंद्रीकरण की चरम स्थिति में पहुंच चुका था। फिर आर.एस. शर्मा एवं कुछ अन्य विद्वानों ने भी केंद्रीकरण की अवधारणा को ही पुष्ट किया था। रोमिला थापर के साथ साथ एम. बरुआ ने भी मौर्य प्रशासन के अति केंद्रीकरण स्वरूप पर विशेष बल दिया था, किंतु इस मत को एक यूरोपीय विद्वान जेरोल्ड फुसमैन ने 1981 में चुनौती दी। उनके विचार में भारत जैसे महाद्वीपीय आकार वाले देश में एक रूप प्रशासनिक ढांचे का गठन व्यवहारिक रूप में संभव नहीं था। उनके विचार में भारत में जो भी साम्राज्य स्थापित हुए वे अपने स्वरूप में सामंती हुए अथवा संघात्मक। आगे 1984 में रोमिला थापर ने फुसमैन के विचार को गंभीरता से लेते हुए मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकरण पर पुनर्विचार किया। तत्पश्चात 1987 में मौर्य रिविस्टेड के नाम से अपने एक निबंध का प्रकाशन किया तथा इसमें उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मौर्य के अधीन प्रशासनिक एक रूपता नहीं थी। हाँ, दूध पिलाई तो मैं कहीं दूध पीवा लाई वहां ने पूरा आटा ले गए हम कहाँ के बैठ गए हुर 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 और दीदी चिल्लाने जवा हो गया नहीं तो मैं नहीं चिल्ला। उन्नीस में मौर्य रिविस्टेड नाम से अपने एक निबंध का प्रकाशन किया तथा इन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मौर्य के अधीन प्रशासनिक एकरूपता नहीं थी, अपितु केंद्रीय सरकार का अलग अलग क्षेत्रों पर विभेदकारी नियंत्रण था। उन्होंने मौर्य प्रशासन को 3 भागों में बांटा। मगध एवं आसपास के क्षेत्र को उन्होंने नाविकीय क्षेत्र कहा।
यह वह क्षेत्र है जहाँ राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई और फिर वह एक बृहद साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र बन गया। दूसरे भागों में उन्होंने मुख्य क्षेत्र का नाम दिया। यह वह क्षेत्र था जहाँ पहले राज्य निर्माण हो चुका था। फिर आगे यह मौर्यों के नियंत्रण में आ गया। इस क्षेत्र पर भी मौर्यों का नियंत्रण था, किंतु नाभिकीय क्षेत्र में कम। तीसरे क्षेत्र को उन्होंने दूरवर्ती क्षेत्र का नाम दिया। प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र इससे संबंधित था। इस क्षेत्र पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, अर्थात क्षेत्रीय कुलीनों के माध्यम से केंद्रीय सरकार इस पर नियंत्रण रखती थी। आगे 1995 में बोगार्ड लेविन ने भी केंद्रीकरण की अवधारणा को चुनौती दी। उन्होंने दोनों विचारों को देखते हुए वर्तमान में यह धारणा उचित प्रतीत होती है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस केंद्रीकरण की बात की गई है वह केंद्रीकरण गंगा घाटी की सच्चाई व्यक्त करता है। अर्थशास्त्र में गंगा घाटी का पर भी केंद्रीकृत है। इसलिए बाह्य क्षेत्र पर हम इस प्रकार के प्रशासनिक केंद्रीकरण की परिकल्पना नहीं कर सकते, विशेषकर तब जब विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था का अभाव था। मौर्य प्रशासन का अध्ययन भारतीय इतिहास में दिलचस्पी का विषय रहा है। मौर्य प्रशासन का अध्ययन एक क्रमिक विकास के रूप में किया जा सकता है, अर्थात इसकी स्थिति वैदिक कबालाई संरचना और सामंती युग के मध्य की है। मौर्य प्रशासन के अध्ययन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह एक केंद्रीकृत प्रशासन था जिसकी पहुंच नागरिक जीवन के सभी क्षेत्रों में थी एवं इसकी चिंता बाजार व्यवस्था के नियंत्रण से लेकर नागरिक जीवन में नैतिक मूल्यों की सुरक्षा तक थी। यह एक नौकरशाही पर आधारित प्रशासन था जिसके बल एवं निर्बल दोनों पक्ष थे। जिसके सबल और निर्बल पक्ष दोनों थे। वस्तुतः मौर्य प्रशासन कोई नवीन प्रशासन नहीं था, वरन नंद शासकों की पद्धति का ही विकसित और परिष्कृत रूप था। इसका मतलब है कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया नंद शासकों के समय ही प्रारंभ हो गई थी। जैसा कि एक दृष्टिकोण उभर कर आया है कि केंद्रीकरण मुख्य क्षेत्र तक ही सीमित था, जबकि दूरवर्ती क्षेत्र में इसने अलग अलग प्रकार के संबंध कायम किए थे। मौर्य प्रशासन के केंद्रीय व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों तथा मेगास्थनीज के विवरण से मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। प्रशासन का सर्वोच्च राजा था। अर्थशास्त्र द्वारा प्रतिपादित राज्य की समतांग विचारधारा में भी राजा को श्रेष्ठ माना गया। राजा में भी सभी अधिकार एवं शक्तियाँ निहित होती थीं। यद्यपि राजा के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं था, तथापि वह ईश्वर का प्रिय पात्र समझा जाता था। जैसा कि अशोक ने देवानाम्पी की उपाधि धारण की थी। राजा के निम्नांकित कार्य होते थे, जैसे वह कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का प्रधान अधिकारी होता था। अशोक पर उसका नियंत्रण होता था। मंत्रियों, अमात्यों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति उनके द्वारा किया जाता था। कानून बनाना, दोषियों को दंड देना तथा जनता का कल्याण करना आदि उनके कुछ कर्तव्य थे। अर्थशास्त्र में राजा के अर्हताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ बताया गया है कि राजा उच्च कुल का विशेषकर क्षत्रिय हो, जो योग्य, वीर, साहसी, दूरदर्शी तथा उच्च सैनिक शिक्षा प्राप्त हो। वह धर्मनिरपेक्ष, सत्यवादी तथा व्यक्तिगत चरित्र से
ऊपर उठकर राज शासन चलाने वाला हो, उसे विभिन्न विभागों की तथा विभिन्न लिपियों की जानकारी होनी चाहिए। वह जनता के लिए सर्वसुलभ हो तथा मंत्रियों के परामर्श पर ध्यान देने वाला हो। उपरोक्त विवरण पर अगर हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इस समय राजा की शक्ति एवं अधिकार काफ़ी बढ़ गए थे। राजा अब केवल दूरस्थ संरक्षक ही नहीं वरन जनता का निकटस्थ संरक्षक बन गए। राजशक्ति निरंकुश पितृसत्तावाद पर आधारित थी। अशोक ने स्पष्ट रूप से अपने धौली शिलालेख में घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अर्थशास्त्र में राजा की विशेष विवेकशीलता पर बल दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि राजा न केवल पुराने कानून का पालन करवा सकता था, बल्कि प्रशासनिक आवश्यकता से प्रेरित होकर नए कानून का निर्माण भी कर सकता था। अगर यह कानून नीति ग्रंथों से भिन्न हो तो उस स्थिति में भी राजा के कानून को ही मान्यता मिलती थी। अर्थशास्त्र ने राजा के लिए सर्वसुलभ होने की बात इसलिए की कि ऐसा नहीं होने पर गड़बड़ी तथा असंतोष को आश्रय मिलेगा तथा राज्य में विद्रोह फैलेगा। लगता है मौर्य सम्राट द्वारा इस तथ्य पर खास ध्यान दिया गया था, क्योंकि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा कि वह दिन में नहीं सोता था, अपितु निर्णय देने या अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए पूरे दिन राज्यसभा में बैठा रहता था। इसी प्रकार अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है कि अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह अपने हर समय सूचना प्रेषित करे, चाहे वह विश्राम कर रहा हो अथवा अंतरपुर में हो अथवा उद्यान में हो। मंत्रिपरिषद राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। यह एक परामर्शदात्री निकाय के समान थी, जिसकी शक्ति मंत्रियों एवं राजा के परस्पर स्थिति पर निर्भर करती थी। अर्थशास्त्र में मंत्रिमंडल के गठन एवं कार्य पर प्रकाश पड़ता है। यह बताया गया है कि अगर मान लिया जाए कि राज्य को चलाने के लिए दो पहिए की आवश्यकता होती है, तो उनमें एक पहिया होगा राज्य तथा दूसरा मंत्रिमंडल। मौर्य मंत्रिपरिषद की कई श्रेणियां होती थी, जिसमें सबसे प्रमुख मंत्रियों की संख्या 3 से 4 तक होती थी। इसकी नियुक्ति अमात्य वर्गों से योग्यता परीक्षण उपधा परीक्षण के आधार पर होती थी। अर्थशास्त्र में मंत्रियों की योग्यता के बारे में बताया गया है कि उनका उच्च कुल में जन्म हुआ हो, लोभ रहित तथा चरित्रवान तथा बिना दबाव के काम करने वाला हो। इसका मुख्य कार्य होता था राज्य की परियोजनाओं का क्रियान्वयन, परियोजना के लिए श्रम, धन, क्षेत्र का निर्धारण तथा प्राकृतिक विपदाओं के निपटारे की योजना बनाना। इसका वेतन सर्वाधिक होता था। इसको वेतन के रूप में 48,000 फड़ मिलता था। अंतरण मंत्रिपरिषद के अलावा विस्तृत मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था थी। ये अधिकारी मंत्रियों से निम्न स्तर पर स्थित होते थे। इसका वेतन 12,000 फण तक निश्चित होता था। इसकी निश्चित संख्या नहीं होती थी। अर्थशास्त्र में भी आवश्यकता अनुसार मंत्रियों के रखने की व्यवस्था की गई थी। अनुमान किया जाता है कि राज्य के कार्यों को देखते हुए इसकी संख्या ज़्यादा रही होगी। इसका अर्थ है कि इसका भी कार्य राजा को सलाह देना होता था, परंतु यह मुख्यतः मंत्रिमंडल के निर्णय को क्रियान्वयन करने के कार्य से जुड़ा था। अंततः यह मंत्रिपरिषद कुछ हद तक वर्तमान केंद्रीय सचिवालय के समान थी। उपयुक्त सूचना का अगर विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री निकाय थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ मंत्री दूसरे महत्वपूर्ण कार्य भी करते थे, जैसे अशोक के सिंहासनारोहण में राधागुप्त नामक
मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी राधागुप्त नामक मंत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख हुआ है। मौर्य प्रशासन में सबसे ऊंचे स्तर का पदाधिकारी तीर्थ ऑन है। अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख हुआ है। मौर्य प्रशासन में सबसे निचले स्तर पर पदाधिकारी तीर्थ महामात्र अथवा अमात्य होता था। अर्थशास्त्र में प्रमुख तीर्थ के रूप में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, दुर्गपाल, अनंतपाल तथा व्यवहारिक आदि की चर्चा मिलती है। सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष होने के साथ साथ खजाने का प्रभारी भी होता था, जो एक दूसरे महत्वपूर्ण पदाधिकारी समाहर्ता के साथ मिलकर कार्य करता था। समाहर्ता के दो महत्वपूर्ण कर्तव्य थे। एक तरफ वह भू राजस्व की वसूली से जुड़ा था, तो दूसरी तरफ वह लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आय व्यय के ब्यौरों की जांच करता था। लेखपाल भी एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, जिसके कार्यों में सहायता करने के लिए कार्मिक समूह होता था। उपरोक्त 18 तीर्थों के अलावा 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, विविधाध्यक्ष, गणिताध्यक्ष, पन्याध्यक्ष इत्यादि। इसका कार्य राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में सहायता के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का विनियमन भी था। इसकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष तथा अन्य निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। कुल मिलाकर मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के आकार का था, जिसका सबसे ऊपर मंत्री स्थापित होता था। उसका वेतन पद तथा योग्यता के आधार पर 48,000 पण से लेकर 10 से 20 पण तक हो सकता था। प्रांतीय प्रशासन संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रांतों की निश्चित संख्या के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, परंतु अशोक के काल में 4 प्रांत तथा उनकी राजधानी के बारे में सूचना मिलती है। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी भाग की राजधानी उज्जैन, पूर्वी भाग का तोसली और दक्षिणी भाग का स्वर्णगिरी था। ये चारों महत्वपूर्ण एवं बड़े प्रांत थे। प्रांतों का प्रशासक राजकुल से संबंधित होता था। अशोक के फरमानों में उन्हें कुमार अथवा आर्यपुत्र कहा गया है। प्रांतीय प्रशासन में हमें केंद्रीकरण के तत्व दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रांतीय मंत्री परिषदों को यह स्वतंत्रता थी कि वह प्रांतीय प्रशासक को सूचित करे और बगैर राजा को सीधे महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित कर सके। यद्यपि प्रांतों में ऐसे क्षेत्र भी थे जिनका प्रशासन कुछ ऐसे गवर्नर चलाते थे, जिनका चयन स्थानीय आबादी से किया जाता था। क्षेत्रीय स्तर पर भी मौर्य प्रशासन में कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई थी, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। उदाहरण के लिए हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ से अभिलेख से ज्ञात होता है कि काठियावाड़ का प्रशासन जोनराज तुसाप था। जिला प्रशासन में प्रांतों का विभाजन विभिन्न जिलों में किया गया था। प्रांतों का विभाजन विभिन्न जिलों में किया गया था। जिला प्रशासन से जुड़े पदाधिकारी थे प्रादेशिक तथा रज्जुक। प्रादेशिक नामक अधिकारी कानून एवं व्यवस्था की सुरक्षा तथा भू राजस्व वसूली से संबंधित होता था तथा समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। रज्जुक नामक अधिकारी विशेष रूप से न्यायिक कार्यों से जुड़ा था। अशोक के अभिलेखों में इस अधिकारी की चर्चा मिलती है। जिला तथा ग्राम प्रशासन के बीच एक और प्रशासनिक इकाई थी, जो संभवतः 5 या 10 गांवों का समूह होता था। इसका महत्वपूर्ण अधिकारी गोप होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था। वह ग्रामीण वृद्धजनों में से निर्वाचित होता था। यह वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होता था। अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख है। इसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे, जो ग्राम शासन में ग्रामीण की मदद करते थे। छोटे गांव में मुखिया की एक
एकमात्र अधिकारी होता था, किंतु बड़े गांव में मुखिया की सहायता के लिए लेखपाल एवं लिपिकों की नियुक्ति की जाती थी। अधिकारियों का वेतन या तो भू राजस्व से या फिर भूमि प्रदान करके पूरा किया जाता था। नगर प्रशासन मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन का प्रधान नगरक नामक अधिकारी होता था। नगर प्रशासन की जानकारी के स्रोत के रूप में मेगास्थनीज के विवरण, अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। अशोक के एक अभिलेख में नगर व्यवहारिक की चर्चा की गई है। इस नगरक नामक अधिकारी की सहायता एवं मंत्रणा के लिए समाहर्ता एवं प्रादेशिक नामक अधिकारी भी होता था। मेगास्थनीज के इंडिका में विस्तार से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की चर्चा की गई है। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए 6 समितियां होती थी। इसके कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित थे: औद्योगिक कला, विदेशियों की देखभाल, जन्म मरण का पंजीकरण, वाणिज्य व्यापार की देखभाल तथा बिक्री कर संग्रह। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नगर प्रशासक के कार्यों का उल्लेख है। यहाँ समितियों की चर्चा तो नहीं है, परंतु नगराध्यक्षों के कार्यों के बारे में बताया गया है कि आग से नगर की सुरक्षा, दुर्भिक्ष के समय सरकारी गोदाम के अनाज वितरण, महामारी रोकने एवं स्वच्छता का अनुपालन करवाने, रात्रि विवरण पर रोक आदि कार्य उनके लिए महत्वपूर्ण थे। सैन्य प्रशासन मौर्य साम्राज्य के तहत एक स्थायी तथा विशाल सेना थी। इसकी सूचना तत्कालीन साहित्यिक स्रोत में उपलब्ध होती है। प्रशासन की तरफ से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया था। मेगास्थनीज ने उल्लेख किया कि सेना की देखभाल के लिए अलग विभाग था। इसमें 30 सदस्य होते थे। 30 सदस्य 6 समितियों में विभक्त थे जो निम्नांकित विभाग देखते थे: नौसेना, सेना यातायात, रसद एवं युद्ध सामग्री पहुँचाने वाली टुकड़ी, अश्वारोही, रथ, हाथी एवं पैदल। अर्थशास्त्र में सैनिकों की 3 श्रेणियाँ निर्धारित की गई थी। प्रथम पुश्तैनी सेना, द्वितीय किराए की सेना, तीसरे नगर निकायों के नगर पालिका संबंधित सेना। कौटिल्य किसी समिति की चर्चा तो नहीं करता है, परंतु सेना को चतुरंगी बताता है। यहाँ तक कि सेना की संख्या की बात है, उनके लिए विदेशी यात्रियों के विवरण का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए प्लिनी हमें बताते हैं कि मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। जबकि जस्टिन उल्लेख करता है कि मौर्य ने अपने 6 लाख सेना की मदद से समूचे भारत को रौंद दिया। गुप्तचर प्रशासन में मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था और साम्राज्य की एक विशेष चिंता जनता की प्रतिक्रिया को जानने की थी। उस युग में जन प्रतिक्रिया को जानने का कोई ऐसा माध्यम नहीं था जैसा कि वर्तमान समय में है। ऐसी स्थिति में गुप्तचर व्यवस्था राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था की विशेष चर्चा की गई है। दूसरी तरफ मेगास्थनीज द्वारा वर्णित छठी श्रेणी में वे अधिकारी आते थे जो विभिन्न मामलों का निरीक्षण एवं जांच करके उनकी रिपोर्ट राजा को या उच्च अधिकारी यथा स्थानिक नामक अधिकारी को प्रस्तुत करते थे। किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इस छठी जाति की पहचान गुप्तचर में नहीं की जा सकती, क्योंकि यह निरीक्षक होता था। मौर्य साम्राज्य में छात्र, अधिकारी, वेश्याएं, विधवा स्त्रियां सभी गुप्तचर के रूप में नियुक्त होती थीं तथा महत्वपूर्ण बातों की सूचना सम्राट तक पहुंचाती थी। गुप्तचर व्यवस्था से साम्राज्य का एक दूसरा हित भी पूरा होता था। यह जनता के मध्य धर्म का प्रचार भी करता था। अशोक का एक आदर्श सामान्य नागरिक संहिता भी लागू करना था। उनके द्वारा धम्म नीति के प्रतिपादन में भी चिंता व्यक्त हुई, किंतु लगता है कि उस उद्देश्य से उसे सफलता नहीं मिली। न्याय एवं दंड व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था, वहीं अपील का अंतिम स्थान भी होता था। सबसे नीचे ग्राम न्यायालय होता था जो छोटे मोटे झगड़े का निपटारा एवं आपत्तियों को दंडित करने का कार्य
दंडित करने का कार्य भी करता था। सम्राट के पश्चात केंद्रीय न्यायालय की व्यवस्था थी, जो अपने दीवानी मामले की सुनवाई के रूप में धर्म स्थानीय तथा फौजदारी मामले की सुनवाई के रूप में कंटक शोधन के नाम से जानी जाती थी। अन्य न्यायालय जनपद न्यायालय भी, जो विभिन्न नामों से जानी जाती थी, जैसे संग्रहण, द्रोणमुख अथवा स्थानीय। मौर्य साम्राज्य में दंड विधान की कठोर व्यवस्था थी। अपराधियों को दंड स्वरूप जुर्माना, अंगभंग अथवा मृत्युदंड तक दिया जा सकता था। अपराधियों से अपराध स्वीकार करवाने, उसे दंडित करने अथवा दोष मुक्त करने के विभिन्न नियमों की चर्चा अर्थशास्त्र में मिलती है। जिस अपराध का कोई प्रमाण नहीं मिलता था, वहाँ जल, अग्नि तथा विष द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि दंड की कठोरता के कारण प्रायः अपराध नहीं होते थे। प्रशासन में अशोक द्वारा सुधार। प्रशासन में अशोक को पितृ सिद्धांत से जोड़ दिया तथा अपने धौली अभिलेख में घोषित किया कि सारी प्रजा मेरी संतान और उसके सुख दुख की चिंता है तथा निवारण सरकार का दायित्व है। इसके लिए अनेक नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जैसे धम्म महामात्र, जो धार्मिक एवं नैतिक नियमों का प्रचारक होता था तथा गरीब एवं बंदी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश करता था। इसके अलावा अशोक ने अपने शासन के 27वें वर्ष रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। एक स्वतंत्र न्यायिक अधिकारी होता था, जो दंड समता और न्याय समता पर बल देता था। अशोक ने धार्मिक प्रणाली में भी लचीलापन लाया। उसने मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार तथा द्वितीय नगरीकरण के क्रमिक विकास की उस प्रक्रिया को जिस जनपद काल से आरंभ हो गई थी दर्शाती है। किंतु इस काल में एक कारक जो इसे पूर्व काल से अलग करता है, वह है अर्थव्यवस्था के विस्तार में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी। दूसरे शब्दों में, एक तरफ जहां कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार में मौर्य साम्राज्य का आर्थिक आधार तैयार किया, वहीं साम्राज्य की आर्थिक आवश्यकता उसे प्रेरित किया कि वह उत्पादन में वृद्धि के लिए सक्रिय प्रयास करे। कृषि अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम देखते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व तथा उसके पश्चात लौह उपकरण की सहायता से मध्य द्वाब क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोत ये बताते हैं कि इस काल में कृषि के क्षेत्र में लौह उपकरण की संख्या में वृद्धि हुई। अतरंजी, खेड़ा तथा कुछ अन्य स्थलों की बड़ी संख्या में लौह उपकरण प्राप्त हुए। इनमें लकड़ी के हल से जुड़े लोहे के फाल भी शामिल हैं। फिर मेगास्थनीज कहता है कि भारत की मिट्टी उपजाऊ थी। फसलों के रूप में हमें गेहूं, जौ, चावल, विभिन्न प्रकार के दाल और कपास तथा गन्ना की सूचना मिलती है। सबसे बढ़कर इस काल में स्वयं राज्य की ओर से कृषि भूमि विस्तार के लिए कदम उठाया गया। अर्थशास्त्र में जनपद निवेश शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है कि नए क्षेत्र को आबाद करना। राज्य के द्वारा स्वयं खेती करवाई जाती थी। राज्य की भूमि सीता भूमि कहलाती थी। सीता भूमि में युद्धबंदी दासों तथा शूद्रों को भी लगाया गया।
अशोक की धम्म नीति में पशु हत्या को हतोत्साहित किया गया। यहाँ पशुओं की सुरक्षा की भावना नवीन कृषि अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को अनुकूल प्रतीत होती है। राज्य की ओर से सिंचाई के विकास के लिए कदम उठाए जाते थे। चंद्रगुप्त के एक अधिकारी पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। राज्य की ओर से कृषि तथा सिंचाई के विकास का उद्देश्य था अधिकतम रूप में राजस्व प्राप्त करना। राज्य के अतिरिक्त निजी व्यक्तियों के द्वारा भी सिंचाई एवं विकास के लिए काम किया जाता था। शिल्प एवं वाणिज्य व्यापार। इस काल में विविध प्रकार के शिल्पों का प्रचलन था। कुछ शिल्पों पर राज्य का विशेषाधिकार तथा वहाँ शिल्पियों को राज्य नियंत्रण में भी कार्य करना होता था। उदाहरण के लिए अस्त्र निर्माण, जहाज निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त कुछ उद्योगों पर भी राज्य एकाधिकार था। अशोक खान उद्योग में लौह, तांबे और सोने के खनन पर विशेष बल दिया गया। मगध क्षेत्र में लोहे का उत्पादन होता था। दक्षिण में स्वर्णगिरी शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र में सोने की खान से निकटता को दर्शाता है। फिर इस काल में वस्त्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार कपास के अतिरिक्त वस्त्र निर्माण के लिए ऊन एवं रेशम का भी उपयोग होता था। दक्षिण भारत में कीमती पत्थर भी प्राप्त किए जाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दक्षिणापथ के आर्थिक महत्व का भी विशेष बल दिया। इस काल में शिल्पी एवं व्यापारी श्रेणी एवं निगम से संगठित थे, किंतु श्रेणियों को राज्य नियंत्रण में कार्य करना होता था। मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग के रूप में उत्तरापथ का प्रचलन था। मेगास्थनीज उत्तरापथ का जिक्र करता है। मौर्य निर्माण राज्य का विशेष दायित्व था। मेगास्थनीज के अनुसार इसके लिए एक एग्रोनोमोई नामक अधिकारी था। उत्तरापथ पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह को पश्चिम में भड़ौच से तथा उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से जोड़ता था। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दक्षिणापथ की भी चर्चा हुई है। इस काल में वाणिज्य व्यापार में भी राज्य की भूमिका थी। राज्य की वस्तु राजपन्न कहलाती थी। व्यापारिक गतिविधियाँ एक पन्याध्यक्ष नामक अधिकारी के निरीक्षण में रखी गई थी। राज्य के द्वारा वस्तुएं एवं सीमा शुल्क एवं व्यापारिक कर लगाए जाते थे। सीमा शुल्क सामान्यतः वस्तु मूल्य का 10% होता था तथा व्यापारिक कर सीमा शुल्क का 10% था। राज्य की ओर से कर व्यवस्था का कठोर नियंत्रण था। मेगास्थनीज ने कर वंचकों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान की सूचना दी। हालांकि यह अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु इतना तो माना जा सकता है कि उस काल में कर से बचना एक कठिन कार्य था। मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा नगरीकरण। इस काल में आहत मुद्राओं की प्रचुरता विकसित मुद्रा अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, किंतु ये आहत मुद्राएं राज्य के द्वारा नहीं वरन निगमों के द्वारा जारी की जाती थी। फिर इस काल में विकसित वाणिज्य व्यापार तथा बेहतर प्रशासनिक गतिविधियों ने नगरीकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान किया। अशोक के अभिलेखों में पाटलिपुत्र के अतिरिक्त 7 नगरों का जिक्र हुआ है। ये तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी, तोसली, संपा, स्वर्णगिरी तथा इशिला। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज ने मथुरा का जिक्र किया है। श्रेणियाँ, मुद्रा व्यवस्था एवं महाजनी व्यवस्था। इस काल में प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए शिल्पी श्रेणियों में संगठित होकर उत्पादन करते थे। इन श्रेणियों को आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में बहुत हद तक स्वायत्तता भी प्राप्त थी। आपसी विवादों का निपटारा न्यायालय के माध्यम से किया जाता था। यह न्यायालय महाश्रेणी के अंतर्गत कार्य करता था, किंतु मौर्य काल में श्रेणियों के कुछ मामलों में राज्य का भी हस्तक्षेप था। राज्य के अधिकारियों द्वारा श्रेणियों का पंजीकरण किया जाता था। बिना राज्य की अनुमति के श्रेणियाँ अपना स्थान नहीं बदल सकती थी। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट शिल्प उत्पादन पर राज्य का एकाधिकार भी था।
उदाहरण के लिए लौह शिल्प, हथियार का निर्माण आदि। मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र मुद्राओं की एक लंबी सूची प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए चांदी की मुद्रा के रूप में करशापण पण धरण, स्वर्ण मुद्रा के रूप में स्वर्ण एवं पात तथा तांबे की मुद्रा के रूप में कांकड़ी, अर्धकांकड़ी और माशक इत्यादि। किंतु पुरातत्व इन सूचनाओं की पुष्टि नहीं करता है। पुरातात्विक साक्ष्य में केवल आहत मुद्रा की पुष्टि हुई है, जो चांदी एवं तथा तांबे से निर्मित होते थे तथा जिन पर कई प्रकार की आकृतियां निर्मित की जाती थी। इस प्रकार अर्थशास्त्र यह सूचित करता है कि राजकीय टकसाल से मुद्राएं जारी की जाती थी। जारी करने वाले विभाग को सर्वाणिक कहा जाता था, किंतु व्यवहार में ऐसा प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः इस काल में ये सिक्के राज्य के द्वारा नहीं बल्कि व्यापारिक निगमों के द्वारा जारी किए जाते थे। आहत सिक्के व्यापारिक निगमों के द्वारा ही जारी किए गए थे। यद्यपि मेगास्थनीज की इंडिका में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि भारतीय उधार देना व लेना नहीं जानते थे, ना ही वे ब्याज लेते थे। किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह बात खंडित हुई है तथा यह स्थापित करने का प्रयत्न किया गया कि न केवल महाजनी व्यवस्था प्रचलित थी, अपितु जरूरत पड़ने पर व्यापारियों को राजकोष से भी ब्याज रकम दी जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार उस काल में ब्याज की राशि सामान्यतः 15% वार्षिक थी, किंतु अगर उन सामग्रियों को खरीदने के लिए रकम ली गई हो जो सामुद्रिक यात्रा के माध्यम से अन्यत्र भेजी जा रही थी, वहाँ खतरे की संभावना अधिक होती थी। इसलिए ब्याज की राशि 60% निर्धारित कर दी गई थी, इसे व्यवहारिक कहा जाता था। यहाँ हम मेगास्थनीज के विचार की जगह अर्थशास्त्र के विचार को अधिक महत्व देते हैं। कारण यह है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था विकास के जिस स्तर पर पहुंच चुकी थी, उसका संचालन महाजनी पूंजी के बिना संभव नहीं था। मौर्यकालीन समाज